बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हेल्थ असेसमेंट का सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम असेसमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट भी करें। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे साथ क्या है, इस चैप्टर के एंड में आप लोगों को समझ आएगी कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के सिग्निफिकेंस को हम पढ़ेंगे, रिव्यू देंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्कस करेंगे फिजिकल असेसमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम को, डिस्क्राइब करेंगे असेसमेंट टेक्निक्स को जो कि हमारे साथ एब्डोमिनल जो असेसमेंट टेक्निक है वो चेंज है और टेक्निक से उसका जो सीक्वेंस है वो चेंज है और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने गौर से सुनना है। एक्सप्लेन नर्सिंग डायग्नोजिंग और लास्ट में हम नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि जीआई प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं या उसके लिए कौन सा डायग्नोसिस हम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे साथ वो सिस्टम होता है जो कि बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े बड़े सब्सटेंस को, फूड सब्सटेंस को छोटे छोटे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं और उसकी डाइजेशन कर देती है। तो आइए पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग फूड इनटू द आउट ऑफ द बॉडी एंड मेकिंग यूज ऑफ फूड टू कीप द बॉडी हेल्थी। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका मकसद ये होता है कि ये फूड मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ये फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करती है और ये बॉडी से फिर वेस्ट मटेरियल को आउट कर देती है और ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो हेल्थी रहे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे साथ इसकी जो एनाटॉमी है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो पार्ट्स है तो उसमें शामिल है माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारे साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में शामिल है। इसकी जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स है तो उसमें टीथ आते हैं, टंग आता है, सलेवरी ग्लैंड्स आते हैं जिससे सिक्रीशन होती है, एंजाइम्स की, लीवर आती है, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास। एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि एनाटॉमी ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी की जो एनाटॉमी है, जैसे कि हमारे साथ ये 9 रीजन्स है और 9 रीजन में फिर अपने अपने पार्ट्स शामिल है। तो 9 रीजन में फर्स्ट हमारे साथ क्या है, अपर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, फिर हमारे साथ एपिगैस्ट्रिक रीजन है और लास्ट इसके जितनी भी ऑर्गन्स है, जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में हमारे साथ क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, राइट किडनी प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखने हैं कि कौन से पार्ट में कौन सा हिस्सा प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी की। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये रिमेंबर रखने हैं। एनाटॉमी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की जो एनाटॉमी है तो वो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है और फर्स्ट चैप्टर जो एचएन का है तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया है। तो आइए दोबारा से एक रिव्यू देते हैं कि हमारे साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या क्या प्रेजेंट है। पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलेवरी डक्ट्स प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, टीथ, सबलिंगुअल सलेवरी ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर। इस तरह से स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आप लोग देख सकते हैं, लीवर भी आता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, अपेंडिक्स, ये सब हमारे साथ एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है। फिर मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से हैं जो कि जीआईटी सिस्टम में मौजूद है, तो वो हमारे साथ क्या है, एंजाइम में प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं तो वो सलेवरी एमाइलेज होते हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं एंड माल्टेज होते हैं। इसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन है वो हो जाती है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, सलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, सलेवरी एमाइलेज, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एमाइलेज और स्मॉल इंटेस्टाइन से माल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। साइट ऑफ रिलीज कहाँ पे ये रिलीज होती है, तो जो सलेवरी माइलेज है तो वो माउथ में प्रोड्यूस हो जाती है या रिलीज हो जाती है। उसकी जो साइट होती है रिलीज होने की तो वो माउथ है। फिर पेनक्रियास की तो वो जो पेनक्रियाटिक माइलेज एंड माल्टेज है, माल्टेज की फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाती है, इसकी साइट ऑफ रिलीज ये है।
पीएच लेवल क्या है, तो माउथ की जो पीएच लेवल है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच लेवल है वो बेसिक होती है। इसी तरह से प्रोटीन डाइजेशन के लिए पर हमारे साथ पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड पेप्टाइडेज शामिल है, और इसकी जो प्रोड्यूस है वो भी यहाँ पे दिया गया है, रिलीज साइट भी यहाँ पे दिया गया है, और पीएच भी यहाँ दिया गया है। तो ये आप लोगों ने सारा चार्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द जीआईटी सिस्टम। तो जीआईटी सिस्टम का जो फिजियोलॉजी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाकी सब्जेक्ट में, लेकिन इसमें भी थोड़ा रिव्यू देते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये माउथ में प्रोड्यूस होता है, और इसका जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज एंजाइम होता है। वो केमिकल ब्रेकडाउन करता है किस चीज़ का, कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लीवर का क्या फंक्शन होता है, लीवर जो होते हैं तो वो बाइल साल्ट्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, और इसका भी यही फंक्शन होता है कि ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कर देती है फूड मॉलिक्यूल की या लिपिड्स की। गाल ब्लैडर का भी ये काम है कि ये स्टोर कर देती है, कंसंट्रेटेड कर देती है एंड रिलीज कर देती है किस चीज़ को, बाइल को, और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो फर्दर डाइजेशन है वो भी हो जाए। पेनक्रियास का भी इसी तरह से डाइजेशन का फंक्शन होता है। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है इसका जो फिजियोलॉजी है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब साइन एंड सिम्टम ऑफ द जीआईटी सिस्टम। अगर जीआईटी सिस्टम की कुछ साइन एंड सिम्टम्स है, मतलब उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है और इसी तरह से कुछ साइन एंड सिम्टम हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, और हमने इसके लिए ये इन्वेस्टिगेशन करना है और फर्दर प्रोसीजर में क्या करना है, फर्दर प्रोसीजर कर देना है पेशेंट को। तो आइए देख लेते हैं कि साइन एंड सिम्टम में क्या है। तो साइन एंड सिम्टम के लिए हम एक फार्मूले को यूज़ कर देते हैं। इसको रिमेंबर करने के लिए, इसको मेमोराइज करने के लिए ये फार्मूला बहुत इजी है, आप लोगों ने भी इस फार्मूले से ये याद रखने हैं। तो हमारे साथ जो फार्मूला है वो है बेड कैनाल्स विद। बेड का मतलब क्या है, यानी ब्लीडिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, डिस्पीजिया हो सकती है। कैनाल का मतलब है कि कंस्टिपेशन हो सकती है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो सकती है, नाजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकती है यानी भूख न लगना, लिथर्जी यानी थकावट वगैरह, सुस्ती, स्टिटोरिया हो सकती है। स्टिटोरिया का मतलब ये है कि जो स्टूल होते हैं वो फैटी स्टूल्स होते हैं, और ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है। जब जीआईटी ट्रैक डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से स्टिटोरिया काज हो सकती है। वेट लॉस, अगर एनोरेक्सिया है यानी भूख न लगना है तो इसकी वजह से, या डिफ़िकल्टी डिस्पीजिया है, डिफ़िकल्टी इन फूड है तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, उसकी वजह से फिर हमारे साथ वीकनेस आ सकती है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वेट लॉस भी हो सकती है। इंक्रीज बिलोग्लोबिन, अगर बिलोग्लोबिन लेवल ज़्यादा हो गया है तो ये जॉइंटिस काज कर देती है, और जॉइंटिस जो है ना ये एक लिवर डिजीज़ है जिसमें आई की जो वाइटनिंग वाली एरिया होती है, यानी आई में जो ये वाइट एरिया होती है ये बिल्कुल पेल कलर की हो जाती है, जिसको हम पेलर कलर कह सकते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉइंटिस। फिर टेम्परेचर भी हो सकती है। जीआईटी ट्रैक में अगर कोई डिस्टर्बेंस आया है तो इस वजह से टेम्परेचर भी हो सकती है। एंड हार्ट बर्न का क्या मतलब है, यानी एक्चुअली इसमें स्टमक बर्निंग होती है, लेकिन पेशेंट को महसूस होता है कि मेरा दिल जल रहा है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हार्ट बर्निंग भी होती है। जीआईटी सिस्टम को असिस्ट करने से, मतलब उसकी असेसमेंट स्टार्ट लेने से पहले हम क्या कर देते हैं, उसकी असेसमेंट हम स्टार्ट करते हैं वाइफर्स फार्मूले के साथ। तो वाइपर फार्मूला या विपर फार्मूला जो होता है, तो विपर में हमारे साथ जो W है उसका मतलब ये है कि पहले आप लोगों ने अपना हैंड्स को क्या करना है, अपने हैंड्स को वॉश कर देने हैं, यानी अपने हैंड्स की सेफ्टी कर देनी है, हाइजीन कर देनी है, क्योंकि इससे पहले आप लोग पहले दूसरे पेशेंट को अटेंड कर चुके होते हैं, और वही पेशेंट का जो मतलब
उसके साथ अगर हाथ मिलाया है या कोई पल्पेशन वगैरह किया है तो उसको जो भी डिजीज़ हो, शायद वो इससे इन्फेक्शन हो जो कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को कास हो सकती है, तो आप लोगों ने इस वजह से क्या करना है, हैंड हाइजीन कर देना है या हैंड वॉशिंग कर देना है। फिर उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि मैं यहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मेरा क्या फील्ड है वो आपने इंट्रोड्यूस करना है, मेरा नाम क्या है और मैं यहाँ पे किस मकसद के लिए आया हूँ या आई हूँ, क्या फंक्शन है मेरा यहाँ पे। फिर आप लोगों ने उसकी फलपेट करने के लिए या उसका नाम वगैरह पूछने के लिए परमिशन लेना है, या उसका इंटरव्यू लेने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, परमिशन लेना है उसको असिस करने के लिए। जहाँ पे उसके जिस एरिया में उसका पेन है या कोई लीजन वगैरह है तो उसको असिस करने के लिए आपने क्या करना है, परमिशन लेना है। और दूसरा है कि उसको बताना है कि आप जो भी डेटा देंगे वो प्राइवेट रहेगी, मतलब हमारे साथ आपकी डेटा बिल्कुल सेफ है, ये आउट नहीं हो सकती। तो इस वजह से पेशेंट की जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सकती है। फिर जो एरिया की एग्जामिनेशन करना है, मतलब अगर कोई एरिया आप लोगों को दिखाई दी गई है एक्सपोज एरिया जो है, तो उसकी सिर्फ उस जगह की एग्जामिनेशन करनी है, आपने अंडर एग्जामिनेशन में रखना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो पेशेंट की राइट साइड होती है तो उस राइट साइड पे आना है और उसकी जो राइट साइड है उस वहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, मतलब पेशेंट की जो कंफर्टेबल पोजीशन है वहाँ से आप लोगों ने इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट कर लेनी है या असेसमेंट स्टार्ट कर देनी है। फिर हम देखते हैं सेटअप को। सेटअप में हमारे साथ आते हैं लाइट वगैरह। लाइट को हम देखेंगे कि ये जो लाइटिंग है ये पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, जो लीजन वगैरह है या मासिस वगैरह है वो इस लाइट में हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो उस दौरान आपने लाइट को भी क्या करना है, सेट करना है। और दूसरा ये कि टेम्परेचर ऐसे रखना है उस रूम का या उस एरिया का या हॉस्पिटल का कि पेशेंट ना ज़्यादा कूलिंग कंडीशन में रहे, मतलब पेशेंट को ज़्यादा कूलिंग भी महसूस ना हो, और दूसरा ये कि ज़्यादा टेम्परेचर या हीट महसूस ना हो पेशेंट को, यानी नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। फिर पढ़ेंगे हेल्थ हिस्ट्री ऑफ जीआईटी। जीआईटी का जो हेल्थ हिस्ट्री होता है तो वो हम एक फार्मूले के साथ लेते हैं जिसको हम सैम्पल फार्मूला कह सकते हैं। आप लोग सैम्पल फार्मूले से ये मेमोराइज कर सकते हैं कि जीआईटी का हेल्थ हिस्ट्री हम कैसे लेते हैं। तो पहले सैंपल में जो एस होता है इसका मतलब ये है कि साइन एंड सिम्टम देखते हैं। साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ नाजिया एंड वोमिटिंग आ सकती है, पेन महसूस हो सकता है पेशेंट को क्योंकि जीआईटी में इन्फ्लेमेशन आया है। दूसरा ये कि हम फिर एलर्जी के बारे में पूछते हैं कि किसी फूड वगैरह से एलर्जी तो नहीं है जो कि आप लोगों ने कल खाया है या कुछ फूड वगैरह इंटेक किया है, या कोई ऐसा मेडिकेशन इंटेक हुआ है जिसकी वजह से ये साइन एंड सिम्टम उसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है, यानी नाज़िया एंड वोमिटिंग ज़्यादातर जो मेडिकेशन होती है उसकी साइड इफ़ेक्ट में आ सकती है। दूसरा ये कि फिर हम मेडिकेशन हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकेशन हिस्ट्री में हम ज़्यादातर एनसेड के बारे में पूछते हैं। एनसेड ऐसी मेडिसिन होते हैं जो कि पेन किलर्स होते हैं, तो इस वजह से हम पूछते हैं क्योंकि पेन किलर का ये फंक्शन होता है कि ये हमारे जीआईटी जो स्टमक होती है तो स्टमक में ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन काज कर सकती है, यानी ये स्टमक को डिस्टर्ब कर देती है। फिर हम पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। पास्ट हिस्ट्री में हमारे साथ हॉस्पिटलाइजेशन आती है कि कोई किसी जगह पे पेशेंट हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुआ है। सर्जरी वगैरह के बारे में पूछते हैं कि कोई ऐसी इंटेस्टिनल ट्रैक में कोई सर्जरी हो गई हो जिसकी वजह से अब ये साइन एंड सिम्टम दिखाई दे रहा है। फिर एल का मतलब ये है कि लास्ट ओरल इंटेक क्या है, मतलब क्या लास्ट ओरल इंटेक लिया है पेशेंट ने, यानी कब लिया है, क्या लिया है और कैसे लिया है। अगर कोई ऐसा खुराक वगैरह खा लिया हो जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई हो और उसकी वजह से नाजिया एंड वोमिटिंग वगैरह फील हो रही हो, डायरिया हो गई हो, तो हम इस वजह से क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते कि पेशेंट का जो जीआईटी ट्रैक है वो डिस्टर्ब हो गया है या उसमें कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह आ गया है, बल्कि हम फूड के बारे में पूछते हैं कि उसने क्या इंटेक किया है, कैसे इंटेक किया है और कब इंटेक किया है। अगर उस खुराक की वजह से कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है तो तब हम फूड पॉइजनिंग की प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। इवेंट टू प्रेजेंट का क्या मतलब है, यानी जो चीप कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम पूछते हैं, उसके बारे में हम हिस्ट्री लेते हैं। अब हम जीआईटी ट्रैक के असेसमेंट टेक्निक कैसे करते हैं, तो जो इसकी जो असेसमेंट टेक्निक है इसका एक अपना सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आ जाता है और ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है 1 बाय 1 को सीक्वेंस के साथ। तो पहले हम करते हैं पेशेंट का इंस्पेक्शन हम कैसे करते हैं कि पेशेंट को हम पहले
उसको ऑब्जर्व कर देते हैं कि पेशेंट के साथ क्या क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या क्या मसला है, कोई लीजन वगैरह तो नहीं है, तो ये सारा हम इंस्पेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम अस्कल्टेशन स्टार्ट कर देते हैं। अस्कल्टेशन हम कर देते हैं कि उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, या जो स्टमक की मूवमेंट है, या जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, या जो बॉल मूवमेंट है, तो वो कैसा है उसको हम अस्कल्टेट करते हैं। फिर उसके बाद हम परकशन करते हैं। परकशन में हम एक उंगली के ज़रिए से क्या कर देते हैं, उस जगह को थोड़ा उंगली के ज़रिए से दबाते हैं और हमें उससे पता चलता है कि इसका जो साउंड आया है तो वो किस तरह का साउंड है, यानी डलनेस वगैरह तो नहीं है। तो उस वजह से हम परकशन कर देते हैं। परकशन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली यानी स्टेथोस्कोप वगैरह के ज़रिए से भी कर सकते हैं। फिर हम पल्पेशन करते हैं। पल्पेशन हम कैसे करते हैं? पल्पेशन में हमारे साथ 2 टाइप ऑफ पल्पेशन है, एक है लाइट पल्पेशन और एक है डीप पल्पेशन। लाइट पल्पेशन हम ज़्यादातर जो लीजन्स वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ कर देते हैं, और जो डीप पल्पेशन होता है तो ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है कि डीप पल्पेशन हमेशा मासिस वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो ये सीक्वेंस क्यों चेंज है? ये सीक्वेंस इसलिए चेंज है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ही पल्पेशन कर दे पेशेंट का तो इससे जो अस्कल्टेशन है वो हमारे साथ चेंज हो जाएगी, यानी जो साउंड होती है, जो पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और इससे फिर हमारे साथ जो अस्कल्टेशन होगा वो डिस्टर्ब होगा, वो सही से अस्कल्टेट हमें नहीं देगा। इक्विपमेंट्स नीड फॉर GIT सिस्टम एग्जामिनेशन। GIT सिस्टम एग्जामिनेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए तो उसमें फर्स्ट हमारे साथ क्या है? ग्लव्स है। ग्लव्स हम इसलिए पहनते हैं कोई ऐसा इन्फेक्शन ना हो जो कि आपको लग जाए प्रेशर से, तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं, लीजन वगैरह पे ज़्यादातर जब हम पल्पेट करते हैं तो इस दौरान हम ग्लव्स को यूज़ करते हैं। टंग डिप्रेसर। टंग डिप्रेसर एक लकड़ी का बना हुआ थिन सा स्टिक होता है जिसके ज़रिए से हम टंग को डिप्रेस करते हैं और अंदर की जितनी भी टॉन्सिल वगैरह है उसको हम इसके ज़रिए से देख लेते हैं। फिर स्टेथोस्कोप हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो अस्कल्टेशन है वो हम इजीली सुन सके, यानी जो पेरिस्टालिक मूवमेंट वगैरह है उसको हम इजीली अस्कल्टेट कर सके, या जो साउंड है उसको हम इजीली अस्कल्टेट कर सके। मेजरिंग टेप मार्क विथ सेंटीमीटर। जो मेजरिंग टेप होता है तो उसको हम इसलिए लाते हैं अपने साथ ताकि जिस जगह का मेजरिंग करना है तो उसको हम इजीली मेजर कर सके उस टेप के ज़रिए से कि कितनी सेंटीमीटर में है, कितनी मानोमीटर वगैरह में है। तो उस एरिया को फिर हम एक पेन के ज़रिए से मार्क भी कर देते हैं जिसको हम स्किन मार्किंग पेन कह सकते हैं। तो उस मेजरिंग एरिया को फिर हम उस पेन के ज़रिए से क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं कि इस एरिया की इतनी नॉर्मल नॉर्मल जो मेजरिंग है वो इतना है। अगर वो बढ़ गया है, इनलार्ज हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है क्योंकि ऑर्गन के साइज में इनलार्जमेंट आया है। अल्कोहल स्वेब्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जिस एरिया को हम पल्पेट करते हैं उसको पहले हम साफ़ करें। एक नोटबुक होना चाहिए ताकि हर जगह का जब हम मेजरिंग वगैरह करते हैं तो उसको हम नोट भी करें, डॉक्यूमेंट भी करें। और फ्लैश लाइट जो लाइट होता है उसको हमने क्या करना है, उस जगह पे डीपली रखना है ताकि हमें पता चले कि इस जगह पे जो लीजन है वो कितना डीप चला गया है, या कोई मांस वगैरह अगर हमें दिखाई दे तो वो इजीली दिखाई दे फ्लैश लाइट के ज़रिए से। अब हम पढ़ेंगे जनरल इंस्पेक्शन। जनरल इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, जनरल इंस्पेक्शन जो होता है उसमें हम जनरली पेशेंट को इंस्पेक्ट कर देते हैं, जनरली पेशेंट को ऑब्जर्व कर देते हैं कि उसका जो वीकनेस वगैरह है, कलर है या कोई पिगमेंटेशन मतलब कलर या स्मेल वगैरह है, उसको हम ऑब्जर्व कर देते हैं। जैसे कि हम वेस्टिंग को अगर देख ले, यानी पेशेंट ज़्यादा वीक है तो इसका मतलब ये है मसल्स वगैरह वेस्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेट है वो डिस्टर्ब है। अगर कलर पेलर है तो पेलर कलर दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो इनीमिया हो गई है या जॉइंडस है। अगर जो आई की वाइटनिंग एरिया है वो पेल हो गई है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जॉइंडस हो गई है, और अगर कंजक्टिवा पेल हो गई है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को इनीमिया हो गई है। फिर हम कलर को इसलिए भी देखते हैं कि जो हमारे साथ हीमोक्रोमेटोसिस है, हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब ये है कि अगर आयरन ज़्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं तो इस दौरान भी हम पिगमेंटेशन को देखते हैं, कलर को देखते हैं।
नेक्स्ट है माउथ की। अब हम कैसे इंस्पेक्शन कर देते हैं। तो माउथ की इंस्पेक्शन जो हम करते हैं तो पहले हम उसकी ब्रीथ का जो स्मेल होता है उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि वो जो माउथ स्मेल होगी वो बिल्कुल लाइक सल्फर होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि कोई जो जीआईटी ट्रैक है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आई है। लिप्स में हम क्या कहते हैं। लिप्स में हम क्या देखते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखते हैं। अगर एंगुलर स्टोमेटाइटिस यानी जो साइड और साइड ऑफ द माउथ होते हैं, ये साइड और ये साइड, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल्स कहते हैं। अगर इस एंगल में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है तो इसका मतलब ये है कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो गया है। ये भी जीआईटी ट्रैक की कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। किलाइटिस का मतलब ये है कि कोई किलाइटिस जो होती है वो हमारे साथ क्या, या किलाइटिस जो होती है वो हमारे साथ माउथ की जो कॉर्नर्स होते हैं इसमें कोई इसका जो कंडीशन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी उसमें कोई अल्सरेशन वगैरह आ जाती है, तो इसको भी हम नोट कर देते हैं। लिप्स में कोई इस तरह का कलर आ जाता है, मतलब ये इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो इसको हम किलाइटिस कह सकते हैं। फिर हम गम्स में हम जिंजिवाइटिस देखते हैं, यानी अगर कोई गम्स में कोई इन्फ्लेमेशन आया है तो उसको हम जिंजिवाइटिस कह सकते हैं। उसमें कोई रेडनेस, ब्लीडिंग या कोई स्वेलिंग वगैरह आई है तो ये जिंजिवाइटिस की साइन एंड सिम्टम है। फिर हम कैंडिडा एल्बिकॉन यानी जो नॉर्मल फ्लोरा होती है माउथ की, वो अगर डायरेक्ट इफेक्ट कर ले, वो अगर ऑटो इम्यून इफेक्ट कर ले, यानी जो अपॉर्चुनिस्टिक इफेक्ट होता है, अगर वो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ काज कर ले तो इसको हम कैंडिडा एल्बिकॉन कह सकते हैं। ये भी गम्स में काज होती है। और पिगमेंटेशन, जो गम्स की कलर है, रेडनेस अगर है तो इसका मतलब ये है कि गम्स में इन्फेक्शन आया है या इन्फ्लेमेशन हो गया है। टंग में हम एट्रोपिक ग्लोसाइटिस को देखते हैं। एट्रोपिक ग्लोसाइटिस का मतलब ये है कि जो टंग में कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, टंग पे कोई रैशेस वगैरह आ सकती है। ल्यूकोफ्लेकिया का मतलब ये है कि वाइट स्पॉट आ सकते हैं। एंड फर्निंग का मतलब ये है कि एक कवर सा चढ़ जाता है टंग पे, यानी वाइट कवर सा चढ़ जाता है टंग पे। फिर हम देखते हैं माउथ की एग्जामिनेशन में, आप लोग देख सकते हैं ये जो कवर चढ़ गया है वाइट सा, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्निंग कह सकते हैं। अगर स्मॉल स्पॉट्स आए हैं तो इसका मतलब ये है कि ल्यूकोफ्लेकिया हो गई है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्सरेशन कह सकते हैं, यानी माउथ में इन्फ्लेमेशन या जख्म बन गया है। टॉन्सिल की अगर हम बात करें तो जो 1 नंबर पे टॉन्सिल होता है इसके अपने नंबरिंग्स होते हैं। अगर 1 नंबर पे टॉन्सिल है तो इसका मतलब ये है कि टॉन्सिल है लेकिन नॉर्मल है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं आया है, पेशेंट को कोई तकलीफ इसमें नहीं होता। अगर 2 स्टेज पे पहुंच गया है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को अब पेन भी हो सकता है, डिफ़िकल्टी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी फूड में हो सकती है, इंटेक ऑफ फूड में। और अगर 3 स्टेज पे आ गया है तो जो फूड होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता पेशेंट, और पेशेंट को भूख भी नहीं लग सकता, क्योंकि पेशेंट को पता चलता है कि अगर मैं खुराक खा भी लूँ तो यहाँ पे मुझे फैन होता है। तो इस वजह से पेशेंट जो है ना वो रोज़ बरोज़ वीक होता चला जाता है और खुराक नहीं खाता पेशेंट। अगर कंडीशन या स्टेज 4 आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अब पेशेंट को सांस लेने में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है, और इस स्टेज पे हम फिर क्या सर्जरी रेफर कर देते हैं। एब्डोमिनल असेसमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा है आज के लिए ये आप लोगों के लिए कंप्लीट है। इसके बाद जो एब्डोमिनल असेसमेंट है इसकी जो सीक्वेंस है उसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।